Hello learners, how are you all? I hope you all are well. So this is Damini and welcome back to my YouTube channel. In this video, I will explain you a chapter of science which is nutrition in plant from NCERT book class 7. So let's begin. In class 6, you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are component of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. All living organisms require food. Plant can synthesize food for themselves, but animal including humans cannot. They get it from plant or animal that eat plant. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plant. Okay. सो क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है. सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है. और हमने ये भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स ये सब क्या होते हैं, फूड के ही कंपोनेंट होते हैं. इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं. और ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी यानी कि इम्पोर्टेंट होते हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता है. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ये ऐसा नहीं कर सकते हैं. इसीलिए एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. और प्लांट्स पे डिपेंडेंट कैसे होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं. यानी कि कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, और वो छोटे एनिमल्स क्या खाते हैं, फिर प्लांट खाते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड यूज़ किया है. तो यानी कि प्लांट्स क्या होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमंस क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर करते हैं यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं. ओके, चलिए. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी प्लांट किस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं. ओके, तो प्लांट्स सिर्फ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. और क्या यूज़ करके प्रिपेयर करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल. ये उनके रॉ मटेरियल होते हैं और उन्हीं के आसपास ये सारी चीज़ें मिलती है. यानी कार्बन डाइऑक्साइड उनको एयर से मिल जाएगी, वाटर उनको नेचुरल अगर सोर्स देखे तो रेन से मिल जाएगा, फिर ह्यूमन बींग्स भी वाटर प्रोवाइड कर देते हैं प्लांट को. ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्मों के अंदर क्या क्या चेंजेस करते हैं, उनकी बॉडी को बिल्ड करते हैं, उनमें ग्रोथ करवाते हैं और उनके डैमेज पार्ट्स को रिपेयर भी करते हैं, और इसी के साथ में एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. आई रिपीट, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी को बिल्ड करते हैं, उनमें ग्रोथ करवाते हैं, उनके जो डैमेज सेल्स होती है उनको रिपेयर करते हैं, और साथ में लिविंग बींग्स को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एनर्जी किसके लिए, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए. जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सभी को भी वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना. तो वही एनर्जी क्या करते हैं, ये अपने ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी अपने कामों में यूटिलाइज करती है. ओके, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा मोड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड लेता है. ठीक है, इंटेक करता है, और फूड इंटेक करने के बाद में बॉडी क्या करती है, उस फूड को क्या करती है, यूटिलाइज करती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन हियर, यूज़, सही यूज़, उसका मतलब जो यूज़ है सही उपयोग कर लेती है, मतलब जहाँ पर उसका यूज़ होना चाहिए वहीं पे उसको यूज़ करती है. ओके, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ from simple substance is called autotrophic nutrition या nourishment. Okay, here auto means self and ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट. यानी आपने सुना ही होगा कि इससे आपके बालों का आपने एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा कि बालों को नरिशमेंट मिलेगा, स्किन को नरिशमेंट मिलेगा. नरिशमेंट मीन्स जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की नीड है उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए या फिर उसको लाइफ बनाए रखने के लिए, तो वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो चीज़ होती है. ठीक है, यानी कि उसके लिए जो नरिशमेंट, उसका प्रॉपर नरिशमेंट उसको मिलना चाहिए. ठीक है,
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो उनका जो मोड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रॉप्स। क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। ओके। एंड और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं। यानी कि किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ न्यूट्रिशन प्लांट का पढ़ रहे हैं, तो प्लांट का ही देखेंगे। तो प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और प्लांट का जो न्यूट्रिशन रहेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा, उसे क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स होता है अदर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। ओके। सो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज आर लोकेटेड। वो है ना, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट और ओनली इन अ सर्टन पार्ट। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या होती है। फूड फैक्ट्री मीन्स कि प्लांट के अंदर पर्टिकुलर कोई ऐसी लोकेशन है क्या जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, या फिर सारे पूरी प्लांट के सारे पार्ट्स में फूड प्रिपेयर होता है, या सर्टन कोई उसकी ऐसी लोकेशन है, कौन वो अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल को कैसे लेते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो प्लांट्स के अंदर वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे उस न्यूट्रिएंट को या उस फूड को ट्रांसमिट करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो प्लांट्स के अंदर फूड मेकिंग प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, है ना। लेट मी टेल यू वन थिंग, इन फोटोसिंथेसिस, इन व्हाट फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स इट इज रिलेटेड टू लाइट। ओके। आप कहीं पे भी फोटो सुनेंगे या फोटोग्राफी, आपने ऐसे बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, तो उसमें जो फोटो होता है, फोटो मीन्स होता है रिलेटेड टू लाइट, है ना। लाइट यानी कि सनलाइट, एंड सनलाइट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट क्या होता है, हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ओके। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ना, कि प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ होती है। सो प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, लीव्स में। यानी कि प्लांट का जो फूड है वो कहाँ पे बनता है, लीव्स में बनता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। इसका मतलब सारे रॉ मटेरियल कहाँ पर जाके कलेक्ट होंगे या इकट्ठे होंगे, लीव्स में। कहाँ पर, लीफ में। ओके। सो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर पता है हमें कि मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और वाटरिंग उन्हें नेचुरल सोर्स यानी कि रेन से मिल जाता है, हम भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो सॉइल और वाटर के मिनरल्स है, ठीक है, रूट से कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लीव्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। रूट सॉइल के अंदर होती है और लीव सबसे टॉप पर होती है। तो जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी, और वाटर के जो न्यूट्रिएंट्स है यानी मिनरल्स है, वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, रूट से प्लांट के बाकी के पार्ट्स तक जाते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। ठीक है। एयर से हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं, तो किससे लेते हैं, वो एक टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये टाइनी पोर्स, ये होते हैं लीफ की सरफेस पे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ की सरफेस पे। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें, ठीक है, आपने अगर लीफ देखी हो तो लीफ के ऊपर अगर, वैसे तो विजिबल नहीं होते हैं ये, लेकिन अगर कभी कभी एकदम जो फ्रेश लीफ होती है उसमें एकदम लाइटेस्ट ऐसे डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे। तो इन टाइनी पोर्स, ये जो टाइनी पोर्स लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और इन स्टोमेटास के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, गार्ड सेल्स। गार्ड क्या काम करते हैं, सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर और बाहर जाने देते हैं। तो वहाँ पर ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर जो सेल्स होती है आइट साइड, जो सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर और बाहर जाने देती है, उन सेल्स को क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स, है ना। आई रिपीट, लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन टाइनी पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स का वर्क क्या होता है कि सिलेक्टेड चीज़ों को ये लीफ के अंदर आने देंगे, और जो काम की नहीं
चाहिए उनको लीफ के अंदर या लीफ के बाहर जाने नहीं देंगे, यानी कि जो चीज़ें लीफ के अंदर आना चाहिए उन्हें लीफ के अंदर एंटर कर देंगे, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, जैसे एक्सेस वाटर है तो उसको लीफ के स्टोमेटास के थ्रू वो बाहर कर देंगे। ओके, so next paragraph is water and minerals are transported to the leaves by the vessels which runs like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrient to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about the transport of material in plant in chapter 7. So जो water and mineral रहता है वो leaves में, ठीक है, कहाँ लीव्स में कैसे पहुँचेगा, रूट से लीव्स में वेसल्स के थ्रू पहुँचता है। अब यहाँ पर वेसल्स क्या होती है, जैसे कि पाइप होता है ना, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है तो उसे क्या कहते हैं, वेसल्स होती है। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन होता है, रूट से पहले स्टेम्स में जाता है, स्टेम से फिर ब्रांचेस में जाता है, और ब्रांचेस से फिर कहाँ जाता है, लीव्स में जाता है। और ये क्या होता है, कंटिन्यूस पाथ होता है, यानी कि इनके बीच में कोई ऐसा बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है, कोई ऐसा गेट क्लोज होने का कोई सिस्टम नहीं होता है, कंटिन्यूस पाथ होता है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली जो मिनरल्स है वो ट्रांसफ़र होते रहें, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। इन पाइप्स को क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। और इसके बारे में और डीप में जो इसके बारे में जो डीप इन्फॉर्मेशन है वो आपको चैप्टर 7 में मिलेगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इसका पूरा एक चैप्टर दिया है कि कैसे रूट से लीव्स तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, सो पहली एक गर्ल है, पहली वॉन्ट्स टू नो दैट what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plant cannot। वो पहली के मन में भी एक क्वेश्चन आया कि ऐसा क्या स्पेशल है लीव्स में कि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर पा रही है और प्लांट के बाकी के पार्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। सो द आंसर इज, लीव्स में क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ मोस्ट कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होने के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की हमें पता था, और अब सनलाइट भी हमने पढ़ लिया कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा, तो द फोर्थ कंपोनेंट इज क्लोरोफिल। तो कितने कंपोनेंट मेन हो गए, 4 कंपोनेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, It helps leaves to capture the energy of sunlight। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हेल्प करता है सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। तो ये जो एनर्जी रहती है, ठीक है, इसी की वजह से प्लांट, ये जो एनर्जी है ये क्या करने के काम में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड सिंथेसाइज करने के काम में आती है। देखिए, सिंथेसाइज का मतलब दिया है प्रिपरेशन या प्रिपेयर करना, यानी कि फूड प्रिपेयर हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये 2 रॉ मटेरियल है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस यानी टू कंबाइन। ये सारे 4 कंपोनेंट्स मिल करके क्या परफॉर्म कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इससे हमें क्या समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायर है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सभी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी नेसेसरी है। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये है ना बहुत यूनिक प्रोसेस है अर्थ में, मतलब बहुत नई प्रोसेस है और यूनिक है ना, ठीक है। और द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ओके, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। तो लीव्स क्या करती है, सोलर एनर्जी को क्या करती है, कैप्चर करती है और प्लांट्स के अंदर क्या करती है, स्टोर करती है, ताकि वो उस एनर्जी से क्या प्रिपेयर कर पाए, फूड प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना हाईलाइट किया हुआ है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज़ अ
अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी तो क्या सर्वाइवल पॉसिबल है अर्थ पे? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, है ना। जैसे कि हमें पता है कि हम और एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए? प्लांट्स पे। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी यानी कि प्लांट अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे तो प्लांट ग्रो करेंगे क्या? नहीं। और प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो फिर हम क्या खाएंगे और एनिमल्स क्या खाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं, यानी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये वर्ल्ड ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, मतलब हमारा भी कोई रहने का कोई मतलब नहीं होगा, यानी हम रह ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे हम। सो द सर्वाइवल इज ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। सो इससे हमें क्या पता चला कि अगर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर सर्वाइवल की बात देखें, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे और अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर करेंगे तो फिर हमें भी फूड नहीं मिलेगा। बिसाइड दूसरा प्लांट का एक और अच्छा बेनिफिट क्या है हमें कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? सबसे इसेंशियल चीज़ देते हैं, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक लाइफ सेविंग एक एलिमेंट है जो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। और ये हमारे सर्वाइवल के लिए यानी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब क्या करते हैं? सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो अर्थ पे लाइफ भी क्या होगी? पॉसिबल नहीं होगी। ओके, इसमें एक पैराग्राफ ऊपर रह गया है, हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके उसे देखेंगे। ठीक है, ओके, so during photosynthesis chlorophyll containing cells of leaf in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in an equation. Okay, so देखिए क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी इसमें क्या होता है कि लीव्स क्या करेगी? लीव्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से? उन सेल्स को क्या कहेंगे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या करता है? वो फूड प्रिपेयर करता है। तो अब फूड किसी न किसी फॉर्म में प्रिपेयर कर रहा होगा तो उसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये इक्वेशन है, इसकी रिएक्शन दी हुई है। देखिए क्या हुआ, हमने कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसने इसके कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट और क्लोरोफिल। अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी नहीं होगी। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में ऐड करके सिंथेसाइज होगा तो वो हम प्रोडक्ट क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये तो आपने भी सुना होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं और हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा? इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ओके, सो देखिए ये है ना एक सेक्शन ऑफ लीफ है। सेक्शन ऑफ लीफ में यानी कि हमने लीफ को कट किया और माइक्रोस्कोप में देखा तो ये उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें लीव्स में देखिए गार्ड सेल्स होती है, ये है गार्ड सेल्स। ओके, तो ये क्या करती है? सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर और बाहर जाने देती है। एक और पार्ट होता है स्टोमा, स्टोमेटा का ही एक पार्ट है ये, है ना। और ये जो ग्रीन पिगमेंट्स, आपको जो ग्रीन कलर्स दिख रहे हैं ये क्या होते हैं? हमारे क्लोरोफिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टोमा को है ना एकदम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टोमा का दिखाया है। तो इसमें ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। और ये स्टोमेटल ओपनिंग है। ये ओपनिंग कब होगी? जब प्लांट के अंदर वाटर या गैसेस फुल हो जाएगी या उसको एक्सचेंज करना है, रिलीज करना है, या एक्सेस वाटर यानी प्लांट में ज़्यादा पानी चले गया है तो वो एक्सेस वाटर को भी वेपर के फॉर्म में इस प्लेस से क्या कर देगी? प्लांट के बाहर रिमूव कर देगी। ओके,
सो हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए एक प्लांट है ना। अगर सनफ्लावर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, आपको भी पता है कि सनफ्लावर है, उस जैसा उसका नेम है ना, क्योंकि वो सनलाइट की एनर्जी की वजह से ही वो क्या रहता है, फ्रेश रहता है। जैसे रात में वो मुरझा जाता है, ठीक है, तो इसकी लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। यहाँ से देखिए सनलाइट क्या हो रही है, ट्रैप हो रही है। आई होप ये विजिबल हो, ठीक है। और ऑक्सीजन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दे करके ऑक्सीजन क्या कर रहा है, उसी स्टोमेटा से वो रिलीज कर रहा है। रूट्स में हमने क्या दे दिया, रूट्स में हमने वाटर प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। देखिए इस प्रोसेस से क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक नया एलिमेंट आया है स्टार्च, तो ये वो तो अभी हमने देखा ही नहीं। तो ये क्या है एक्चुअली, उसकी एनर्जी, यानी कि प्लांट ने अपना फूड किस फॉर्म में बनाया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिली है, तो क्या प्लांट पूरी एनर्जी एक ही बार में यूज़ कर लेगा, नहीं। प्लांट क्या करेगा, उस एनर्जी को एक इमरजेंसी टाइम के लिए या पावर सेविंग मोड में उस एनर्जी को क्या करके रखेगा, सेव करेगा। तो किस फॉर्म में सेव करेगा, वो स्टार्च के फॉर्म में क्या करेगा, सेव करेगा। ओके, तो स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, स्टार्च क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये पावर सेविंग मोड में होता है, यानी एनर्जी सेविंग मोड में होता है, इसीलिए इसे स्टार्च कहा है। भुजो का वापस से एक क्वेश्चन है कि भुजो ने ऑब्जर्व किया कि प्लांट क्या होता है, देखो प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स, ही वांट्स टू नो वेदर दिस लीव ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, कि ग्रीन प्लांट्स के अलावा और भी बहुत सारे कलर्स के प्लांट होते, तो क्या ये सभी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि प्लांट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, है ना। यही क्लोरोफिल के अंदर एक और ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और वही क्लोरोप्लास्ट प्लांट के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो बिफोर एक्टिविटी ऊपर एक पैराग्राफ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देखिए सेल्स, है ना। ओके, सेल्स क्या होते हैं, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक। ठीक है, पहले हम रीड कर लेते हैं। ओके, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट कॉल्ड सेल। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। द सेल इज enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. The nucleus is surrounding by a jelly-like substance called cytoplasm. ठीक है, तो ये आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाया है सेल्स। ठीक है, सेल्स क्या होती है, जैसे कि एक घर बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि किसकी नीड होती है, ब्रिक्स की नीड होती है, वैसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। ये सेल्स क्या होती है, टाइनी यूनिट्स होती है, और इसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। जैसे आप वायरसेस को देख पाते हैं क्या, वायरसेस नेकेड आई से विजिबल होते हैं क्या, वो विजिबल नहीं होते, यानी कि उनका स्ट्रक्चर सिंगल सेल से मिलकर बना है। और हम क्या है, हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बना है, इसीलिए हम मल्टी सेलुलर है, इसीलिए हम नेकेड आई से विजिबल होते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बिग होता है और हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड भी नहीं है। सो ये जो सेल रहता है, इस सेल के ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है ना। जैसे हमारे घर में हम गेट के बाहर एक और गेट लगाते जाली वाला, जिससे लाइट और एयर पास होती रहे, लेकिन कोई एनिमल या फिर मच्छर रूम में नहीं एंटर हो पाए। तो वैसे इस सेल के आउटर साइड में भी क्या होती है, एक लेयर होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल की मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन लाइक आपकी जो छन्नी होती है ना, जैसे चाय छानने की, इस तरीके की छलनी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जैसे हमारा ब्रेन होता है, वैसे ही इनके सेंटर में एक प्लेस होती है, जिसे क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, वैसे ही इस सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो कि कलरलेस होता है, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये सेल के कुछ पार्ट्स बताए थे। सबसे पहले सेल, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सेल क्या होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। ठीक है, सेल के ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है, टाइनी एकदम पतली सी लेयर कवर होती है, उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, एंड सेल के अंदर क्या होता है, एक
स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इस स्पेरिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, सो एक और पैराग्राफ था यहाँ पे, ठीक है। देखिए, बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स, है ना, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी एकदम ग्रीन ऐसे लीव्स नहीं होती है, या फिर लीव्स होती है तो उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर उनकी स्टेम ग्रीन है और या ब्रांचेस ग्रीन है तो अपने ब्रांचेस और स्टेम से भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट्स हो गए तो उनकी क्या ऐसी उनकी स्पाइन लाइक लीव्स होती है ना, मोटी मोटी लीव्स होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनके मतलब प्लांट के अंदर से वाटर का लॉस नहीं होता है, यानी जल्दी सूखते नहीं। जैसे कि आपको पता है डेजर्ट्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धूप होती है, धूप होने की वजह से उनका वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए उनकी लीव्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है ना, थिकर होती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या कर सके, स्टोर कर सके, और इसीलिए उनकी स्टेम से क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ओके, सो एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.1, टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आपको क्या करना है, 2 प्लांट्स लेने हैं, ठीक है। एक को डार्क में रखना है 72 आवर्स के लिए और एक को सनलाइट में रखना है। सो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देख सकते हैं। मैं इसका ऑब्जर्वेशन आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो अगर हम रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे तो जैसे हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो जो प्लांट को हम शेड में रखेंगे यानी कि हम सनलाइट से दूर रखेंगे तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू जिसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे। तो जिसको हमने डार्क में रखा है 3 to 4 डेज तक, ठीक है, उसमें फिर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। अब एक क्वेश्चन कि आयोडीन टेस्ट क्यों किया, तो हमने ऊपर देखा था कि जो प्लांट है वो अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, स्टार्च के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए एक टेस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है, क्या चेक करने के लिए, स्टार्च की प्रेजेंस चेक करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और हम दोनों प्लांट की क्या करेंगे, आयोडीन टेस्टिंग करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि जिस प्लांट को हमने कहाँ रखा, जिस प्लांट को हमने सनलाइट में रखा है वो प्लांट ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो जो